तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशलाइजेशन, या जिसे हमने कहा था समाजीकरण। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार फिर से क्या होता है समाजीकरण या सोशलाइजेशन। थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने बताया था जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, जब वो सोसाइटी में निकलता है उसे सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराना या सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराने में किसका रोल होता है। अब चैट में लिख सकते हैं, मैं चैट जरूर देख रहा हूं, चैट में लिख सकते हैं आप किसका रोल माना जाता है। बच्चे को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराना और बच्चे को सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराने में किसकी भूमिका देखी गई है, किसकी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले इनिशियली मदर की, फिर उसके बाद देखा जाता है फैमिली की। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था, फिर हम ये जानते हैं कि जब बच्चा फैमिली या उससे आगे बढ़ता है तो उसका फर्स्ट स्टेप इनटू सोसाइटी, सोसाइटी में पहला कदम क्या माना जाएगा, उसका नेबरहुड। नेबरहुड माना जाएगा। और नेबरहुड के बाद या उसके आस पड़ोस के बाद जो उसका स्टेप होता है सोसाइटी में होता है स्कूल। अभी तक तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि बच्चे का पहला स्टेप होता है मदर यानी फैमिली भी कह सकते हैं बच्चे का, फैमिली, और फिर वो नेबरहुड में इंट्रोड्यूस होता है बच्चा, और नेबरहुड से स्कूल की तरफ जाता है। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या करा था, हमने जो सोसाइटी है या जो बच्चे के, हमने कहा देखिए कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स मतलब वो लोग जो बच्चे को समाज से इंट्रोड्यूस कराते हैं या बच्चे का समाज में जिनसे इंटरेक्शन होता है, उन लोगों को हम कहते हैं एजेंट्स। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के एजेंट्स को हमने इसी बेसिस पे कितनी कैटेगरी में बांटा है बताइए, इसी बेसिस पे हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है? अगर आप चैट में लिख सकते हैं तो 1 2 3 कितनी कैटेगरीज है? नहीं मैम, कैटेगरीज नंबर मैंने बताया था ना, जैसे कौन कौन सी होती है। सबसे पहले प्राइमरी, फिर आती है सेकेंडरी, टर्शियरी। इसी के बेसिस पे हमने क्या करें एजेंट्स को कि हमारा उनसे इंट्रोडक्शन कैसे होता है, बिल्कुल हमारा उनसे इंट्रोडक्शन कैसे होता है, और उसके अलावा उनके लेवल कि हम उनपे हमारा उनपे कितना कंट्रोल या इम्पैक्ट होता है, उसके बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला होता है प्राइमरी, इनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, इम्पैक्ट इनका सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इंपैक्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन इससे हो रहा है सोसाइटी का, सबसे पहले हमारा सोसाइटी में इंटरेक्शन इससे हो रहा है, तो इसीलिए जो इनका इम्पैक्ट होता है, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इनका इम्पैक्ट हमें समझने की जरूरत है, इनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। और फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी एजेंट, इनका भी इम्पैक्ट होता है, इनका इम्पैक्ट लेकिन रिलेटिवली कम हो गया है। और जो टर्शियरी एजेंट्स होते हैं इनका इम्पैक्ट होता है लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी जितना नहीं होता, सबसे कम इम्पैक्ट। अच्छा, फिर हम एग्जाम्पल से जरा देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि प्राइमरी एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी एजेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले प्राइमरी एजेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या आता है बताइए? प्राइमरी एजेंट चैट में लिखिए, मैं देख रहा हूं, हमने डिस्कस करा था प्राइमरी एजेंट, बच्चे के प्राथमिक एजेंट कौन से माने गए हैं, क्या माने गए हैं बताइए, मैं बताऊं क्या लिखा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फैमिली, बच्चे की जो फैमिली होती है उसकी प्राइमरी एजेंट होती है, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी एजेंट की बात करें, तो मैंने बताया था, याद रखिएगा, स्कूल, टीचर और पीयर्स, बच्चे के सहपाठी, संबंधी। और टर्शियरी एजेंट्स की बात करें, यहां पे आ रहे थे कल्चर, संस्कृति, कम्युनिटी, ओवरऑल जो हम कहते हैं कम्युनिटी, पूरा समाज। कम्युनिटी को भी अगर हम ना लिखें यहाँ पे, कम्युनिटी कल्चर ही लिख सकते हैं, कल्चर हो गया, इंटरनेट हो गया, मैंने बताया था, न्यूज़पेपर हो गए, ये सारे जो एजेंट्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी एजेंट, सेकेंडरी एजेंट, टर्शियरी एजेंट। अभी तक तो कोई डाउट नहीं, एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, मीडिया, जैसे का मीडिया, बिल्कुल मीडिया भी इसी में लिख देते हैं, कहीं ना कहीं ये सब मीडिया हो जाता है, टर्शियरी एजेंट, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था एजेंट्स को अगर हम, और ये तो इम्पैक्ट के बेस पे हो गया, अगर हम औपचारिकता या अनौपचारिकता के बेस पे डिवाइड करेंगे, औपचारिकता या अनौपचारिकता का, एजेंट्स को अगर हम फॉर्मेलिटी, फॉर्मल या इनफॉर्मल, औपचारिकता या अनौपचारिकता के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से फॉर्मल एजेंट होंगे, कौन कौन से औपचारिक तत्व हो सकते हैं।
कौन कौन से एजेंट होंगे बताइए। औपचारिक संबंध किससे होते हैं बच्चे के, बच्चे या किसी व्यक्ति के भी औपचारिक, टीचर, बिल्कुल मैं ये देखना चाहता था, टीचर। पीयर ग्रुप के साथ तो मैं पीयर ग्रुप में इनफॉर्मल लिख रहूंगा, बच्चों के आप अपने दोस्तों से थोड़ी, आप अपने दोस्तों से थोड़ी रखेंगे औपचारिक संबंध। उसके अलावा और कई ग्रुप, कलीग, कलीग जो उसका आप शब्द ढूंढ रहे होते हैं, कलीग जो आपके सहकर्मी होते हैं, जो आपके सहकर्मी होंगे, सहकर्मी जो होंगे वो आ जाएंगे आपके सहकर्मी या कलीग्स आ जाएंगे आपके फॉर्मल में। वही जो पीयर होते हैं आपके दोस्त हो गए, दोस्त, इनको तो आप थोड़ी फॉर्मल रहेंगे इनके साथ। फैमिली, फैमिली अच्छा मुझे बताइए फैमिली फॉर्मल में आएगी इनफॉर्मल में आएगी, फैमिली औपचारिक होगी अनौपचारिक होगी, इनफॉर्मल फैमिली। बड़े फैमिली के कुछ पार्ट, जैसे कुछ बड़े लोग हो गए उनके साथ औपचारिक संबंध हो सकते हैं हमारे, बिल्कुल सही, कुछ बड़ों के साथ, या उनके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली के साथ जिनके आपके औपचारिक संबंध होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है फैमिली से आपके अनौपचारिक। आपको कहीं छुट्टी चाहिए फैमिली से, आप लेटर नहीं लिखेंगे, तो इस बेसिस पे मैं कहता हूं कि आप इसे इनफॉर्मल या अनौपचारिक संबंध रख सकते हैं। इतना अभी तक इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं अभी तक, एक बार थम्स अप कर दे ताकि हम आगे बढ़ पाए। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि हमने कुछ दो चीजें, एक चीज मुझे और बता दीजिए, दो टर्म्स होती है, एक मैंने बताया था सोशलाइजेशन, सामाजिककरण जिसे कहा गया सोशलाइजेशन, और एक टर्म होती है सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। दो टर्म होती है, एक सामाजिककरण और एक सामाजिक अधिगम। क्या ये टर्म सेम होती है, क्या ये टर्म सेम फॉर्म में यूज होती है, क्या सेम मतलब होता है इनका, हाँ या ना एक बार मुझे जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, ये दोनों टर्म सेम नहीं होती। जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सोशलाइजेशन हो गया सामाजिककरण, कि आप समाज की वैल्यूज, रूल्स, कल्चर, कस्टम्स, रीति रिवाज, नियम समाज के, या रोल, अपना रोल, अपनी भूमिका जो आप समझते हैं समाज में, इसे हम कहेंगे सोशलाइजेशन। जब आप समाज में अपना रूल समझते हैं, समाज की वैल्यूज, समाज के नियम समझते हैं, समाज के कायदे समझते हैं और समाज में अपनी भूमिका समझते हैं, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन। वहीं अगर हम सोशल लर्निंग की बात करें, सामाजिक अधिगम की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समाज से सीखना, लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी, समाज से सीखना। जैसा कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था मुझे बताइए, लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी का एग्जांपल किसने दिया था, लर्निंग वाइगॉट्स की, बिल्कुल सही, इसके बारे में बताया था मैं, वाइगॉट्स की, इसके बारे में बताया था वाइगॉट्स की। इतने में तो कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। उसके अलावा हम अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग एजेंसीज को लिख सकते हैं, अलग अलग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एजेंट्स होते हैं जिससे हमारा सोशलाइजेशन या सामाजिकरण होता है, जरा इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था प्राइमरी एजेंट, प्राथमिक एजेंट कौन सा है हमारा, फैमिली। फैमिली के बारे में जरा देखते हैं, ठीक है, फैमिली के बारे में बिल्कुल फैमिली के बारे में जरा हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चे का, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट सोशल एजेंट, बच्चे का फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है सोसाइटी के, उसकी फैमिली। बच्चे का फर्स्ट कांटेक्ट होता है सोसाइटी से, उसकी फैमिली। बच्चा जो भी सोसाइटी के बारे में समझता है, जो भी सोसाइटी के बारे में जानता है, वो किसके थ्रू जानता है, सोसाइटी के बारे में फैमिली के थ्रू जानता है, हम ये जानते हैं। उसके अलावा ये हमें क्या सिखाते हैं, हमें समाज के बारे में लैंग्वेज सिखाते हैं, नियम, मूल्य और नॉर्म्स, भाषा, मूल्य और मानदंड, ये सिखाते हैं। उसके अलावा हमें ये जानना है इनका जो हमारे रिलेशन होता है, इनसे जो फैमिली का हमारे से रिलेशन होता है वो लव एंड अफेक्शन का होता है। फैमिली से हमारा जो रिलेशन होता है लव और अफेक्शन का, स्नेह एवं प्रेम का इनसे रिलेशन होता है। उसके अलावा ये हमें कल्चर, समाज की जो संस्कृति है उससे परिचय कराते हैं, संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। और लास्ट या इनका जो मेन, जो अगर हम फैमिली के अगर मेन रोल माने तो क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, यानी भावनात्मक सपोर्ट देना। फैमिली का जो मेन रोल माना गया है वो क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट देना या भावनात्मक सपोर्ट देना, ठीक है। अब देखिए फैमिली, मैं आपको पेरेंटिंग के बारे में बताऊं, पेरेंटिंग के 4 स्टाइल होते हैं, 4 टाइप के पेरेंट्स आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होते हैं अथॉरिटेरियन, फिर होते हैं अथॉरिटेटिव, तीसरे होते हैं परमिसिव, और चौथे होते हैं एब्सेंट। ये 4 टाइप का पेरेंटिंग
ये 4 टाइप के पेरेंट्स हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। जरा इन्हें एग्जाम्पल समझते हैं, आपने एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये 4 एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर मैं आपको कोई मूवी का रेफरेंस दूं, आपने तारे जमीन पर देखी होंगी। तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी के फादर इनिशियली दिखाई जाते हैं, या क्या वो ईशान को इतना मतलब फेयरली ट्रीट करते हैं? क्या वो ईशान को उसकी टर्म्स पे, या जो ईशान अवस्थी को अपनी लाइफ जीनी होती है, क्या उसकी टर्म्स पे जीने देते हैं? हाँ या ना? यस या नो में आंसर करिए एक बार चैट में, यस या नो। कि ईशान अवस्थी के जो फादर थे, क्या उसे फ्रीली रहने देते हैं या बहुत कंट्रोलिंग होते हैं? कंट्रोलिंग कहेंगे उन्हें, यस या नो? कंट्रोलिंग कहेंगे उन्हें। जो ऐसा पेरेंटिंग होता है जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, कंट्रोलिंग होता है, उस टाइप के पेरेंटहुड को, ऐसी टाइप की पेरेंटिंग को, जब बहुत ज्यादा कंट्रोल हो पेरेंट का अपने बच्चे की लाइफ पे, ऐसी टाइप की पेरेंटिंग को हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं। जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जैसे तानाशाही होती है, उसी टाइप की जो पेरेंटिंग होती है, उसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं, उसी से देखिए, क्योंकि जो अगला नाम है उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, वो होता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं परमिसिव। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे की हर सही या गलत बात को क्या दे दे? परमिशन दे दे, हर चीज को, हर चीज चाहे सही हो चाहे गलत हो, कैसी भी बात हो उसे परमिशन दे दे। कैसी भी टाइप के बच्चे की डिमांड हो, चाहे अच्छी डिमांड हो चाहे बुरी डिमांड हो, अपने बच्चे की कैसी भी डिमांड को परमिशन दे दे। ये बिल्कुल जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का, बिल्कुल जो हमने पहली पढ़ी है डिक्टेटरशिप वाली पेरेंटिंग है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का बिल्कुल उल्टा होता है परमिसिव पेरेंटिंग। अब अगर हम इन दोनों के बीच में देखें कि ऐसी पेरेंटिंग जहां बैलेंस हो, यहां पे जो होती है वो होती है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव मैं दोबारा बता देता हूं, पहले हमने पढ़ा था अथॉरिटेरियन और दूसरा हम पढ़ेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन मैंने बताया था कैसी होती है, डिक्टेटरशिप की जैसी होती है कि जो बच्चा चाहे उसकी लाइफ पे खुद का कंट्रोल नहीं होता। और जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, इसे हम सबसे बैलेंस्ड पेरेंटिंग मानते हैं, बैलेंस्ड पेरेंटिंग। और तीसरा अगर मैं साथ ही साथ डिफरेंस लिखता हूं, परमिसिव। यहां पर सब चीज की परमिशन हो जाती है, परमिशन / फ्रीडम, हर चीज की फ्रीडम, फॉर एवरीथिंग। यहां पे बच्चे को सब चीज की परमिशन मिल जाती है। उसी के बीच में दोनों का बैलेंस है, अथॉरिटेरियन और परमिसिव के जो बीच में पड़ता है वो होती है अथॉरिटेटिव। यहां पे पेरेंट्स क्या करता है? बैलेंस पेरेंटिंग करता है, यानी जहां फ्रीडम देने की जरूरत है वहां फ्रीडम ग्रांट करते हैं, जहां फ्रीडम भी ग्रांट करते हैं बच्चे को, जहां फ्रीडम की जरूरत है। वहीं उसके अपोजिट जहां रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, रोक टोक की जरूरत है, वहां रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। ये सबसे बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग माना गया है। तो अगर आपको ये तीनों क्लियर है तो मैं आपको चौथा बता देता हूं। चौथा होता है हमारा एब्सेंट पेरेंटिंग। जहां पे पेरेंट कैसा है? पेरेंट ही एब्सेंट है, उसे बच्चे की लाइफ से कोई मतलब नहीं, बच्चे क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, और बच्चे की क्या डिमांड है क्या नीड है उससे भी मतलब नहीं। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी है, तो ऐसी टाइप ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं एब्सेंट पेरेंटिंग। पहले मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको। सबसे पहले अथॉरिटेरियन पे, जिसमें बच्चा क्या करते हैं, जो बच्चा एक फ्रीडम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, पेरेंट्स डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे की डिमांड नहीं समझते, फ्रीडम नहीं समझते कोई जरूरत है। उसके अलावा उसके अपोजिट थी परमिसिव पेरेंट, जहां हर चीज की परमिशन, हर चीज की फ्रीडम दी जाए, ये नहीं देखा जाए क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके बीच में जो बैलेंस होता है जिसे हम कहते हैं अथॉरिटेटिव। दोबारा बताता हूं, सबसे बेस्ट जिसे माना गया है, सबसे बेस्ट माना गया अथॉरिटेटिव को। अथॉरिटेटिव में बार बार रिपीट करो, प्लीज कंफ्यूज मत होगा। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बेस्ट मानी जाती है। यहां पर जहां फ्रीडम ग्रांट करने की जरूरत है फ्रीडम मिलेगी, जहां रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, जिन केसेस में रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है वहां रिस्ट्रिक्शन होगी। और फिर लास्ट फोर्थ टाइप होता है हमारा एब्सेंट पेरेंटिंग, जहां पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं है, बच्चे की डिमांड समझने के लिए, बच्चे की नीड समझने के लिए पेरेंट्स एब्सेंट है। अगर आपको अभी तक इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, या कोई नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे चल पाए। एक बार ये चारों अगर आपको दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ठीक है, तो चारों टाइप दिखा दिए। ये जो 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है, यही सोसाइटी में लगभग, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस होगा, ये हमें चारों टाइप की पेरेंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने सारी मेंशन कर रखी है, नेग्लेक्टफुल को और लिख देते हैं एब्सेंट, आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो हमारा सेकंड एजेंट है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड एजेंट होता है सोसाइटी में, टीचर की तरफ चलते हैं।
टीचर को मैंने बताया था, टीचर का जो मेन मुख्य भूमिका होती है वो होती है रोल मॉडल की। एक टीचर को हर एस्पेक्ट में बच्चे का आदर्श या रोल मॉडल बनना चाहिए कि डिसिप्लिन के मैनर में, पंक्चुअलिटी के मैनर में, या जो भी वैल्यूज टीचर सिखाना चाहता है उस सबके लिए बच्चे का आदर्श बनना टीचर की जिम्मेदारी होती है, बच्चे को सिखाने के लिए। दूसरा, वैल्यूज, जैसे मैंने बताया, मूल्य सिखाने में सबसे ज्यादा टीचर का ही रोल होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, इमोशनल सपोर्ट देना बच्चे को। इमोशनल सपोर्ट क्यों? ताकि बच्चे की क्या हो पाए, लर्निंग हो पाए। सारे टाइप का इमोशनल सपोर्ट नहीं, फैमिली की तरह इमोशनल सपोर्ट नहीं देगा। लर्निंग के लिए जितना इमोशनल सपोर्ट जरूरी है उतना इमोशनल सपोर्ट देना एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है। फिर वहीं नॉलेज का भी ट्रांसमिशन, नॉलेज प्रोवाइड कराना भी टीचर की जिम्मेदारी है। और लास्ट में कल्चर सिखाना, संस्कृति सिखाना, देश की, अपने विरासत की, हेरिटेज की जो वैल्यूज का ट्रांसमिशन करना, वो भी एक टीचर की ही जिम्मेदारी मानी गई है। अभी तक आपको इसमें कोई डाउट? टीचर एजेंसी 1 होता है, मैं दोबारा लिख देता हूं, एजेंसी 1 हमने पढ़ लिया। एजेंट 1 जिसे कहा गया पेरेंट्स या फैमिली। एजेंट 2 हमने पढ़ लिया, क्या हो गया, हमारा टीचर। एजेंट 2 हो गया हमारा टीचर। इन दोनों में कोई डाउट या आगे चल सकते हैं हम? चलिए। एजेंट 3 होता है हमारा पीयर ग्रुप या साथी समूह। एजेंट 3 हो गया हमारा साथी समूह। मैंने आपको फिर भी बताया था, बताइए बच्चे की अगर हम चाइल्डहुड देखिए, चलिए चाइल्डहुड, फिर आता है एडोलसेंस जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, और फिर आता है एडल्टहुड जिसे हम कहते हैं युवावस्था। इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसके सगे साथियों का किस स्टेज पे होगा? 1, 2 या 3? बताइए। सबसे ज्यादा इंपैक्ट बिल्कुल 2, बिल्कुल सही, 2 पे। एडोलसेंस, किशोर अवस्था में बच्चे का जो इंपैक्ट है, बच्चे के जो सारे एक्शंस है, लगभग ऑलमोस्ट ऑल एक्शंस डिपेंड ऑन पीयर। मतलब काफी सारे एक्शन, लगभग सारी एक्शन उसके पीयर पे रिव्यू होते हैं, पीयर पे डिपेंड करते हैं। वहीं अगर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूं तो जो एडोलसेंस की बात करें, अगर हम थोड़ा एडोलसेंस को डिस्कस करें, एडोलसेंस को कई बार कहे स्टेज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, स्टेज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस भी कहे। कई जगह कई फिलोसफर ने इस स्टेज को इमोशनल इम्बैलेंस की स्टेज से भी संबोधित किया है। और ये ऐसी स्टेज होती है, कई बार ये भी कहा जाता है कि बच्चा कई बार अप्स एंड डाउन्स में, इमोशंस के अप्स एंड डाउन में फंस जाता है। जैसे एक बोट तूफान में फंस जाती है ना, वैसे ही अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशन में फंस जाता है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशन में। किशोर अवस्था को ये सब स्टेजेस से संबोधित करते हैं। चलिए इसी बात थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब मैंने बताया इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस एडोलसेंस पे होता है। अब वही इनफॉर्मल इंटरेक्शन होती है, क्योंकि दोस्त हैं, आपस में इनफॉर्मली बात करेंगे, अनौपचारिक संबंध बनाएंगे, इक्वल स्टेटस मानते हैं, समान स्तर का मान के चलते हैं, कॉपरेशन भी होता है, देखिए सहयोग भी होता है और प्रतिस्पर्धा भी होती है। आप अपने दोस्तों के साथ कॉपरेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं और उनसे ही कॉम्पिटिशन भी एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चे की पहचान का निर्माण भी होता है इसी स्टेज में। और देखिए मैंने बताया था पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के भी बराबर चांस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बराबर चांस है। और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, जैसे क्या हो गया, अच्छा अगर हम साथ ही साथ डिस्कस करें सोशल स्किल्स क्या होते हैं बच्चे के लिए, सामाजिक कौशल क्या क्या होंगे, एक बार चैट में लिख दीजिए सोशल स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। सोशल स्किल्स एक कुछ ऐसे स्किल्स, अगर मैं इनकी डेफिनेशन दूं, जो आपको समाज में रहने में मदद करेंगे। सबसे पहले हो गया हमारा कॉपरेशन, सहयोग करना, एक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सहयोग। दूसरा कोई बताइए, दूसरा कोई बता सकता है, दूसरा कोई स्किल हो, दूसरा कोई भी स्किल। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना भी तो एक सोशल स्किल माना जाएगा। कम्युनिकेशन, अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे, अपने विचार ही नहीं प्रस्तुत कर पा रहे, तो आप सोशलाइज कैसे कर पाएंगे? तो कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन स्किल माना जाएगा। उसके अलावा मैं बताऊं इमोशनल सपोर्ट देना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल स्किल माना गया। आप दूसरे के इमोशंस को, भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, अपने एक्सप्रेस करते हैं, तो दूसरे के अपने एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं, दूसरे के भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल माने गए। चलिए
आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी तक इसमें कोई डाउट तो नहीं, अभी तक इसमें कोई डाउट तो नहीं। एक बार मैं चैट देख लेता हूँ, चैट में अभी तक कोई डाउट तो नहीं। एक बार थम्स अप कर दीजिए, और कोई टर्म रिपीट करनी है, कोई टर्म रिपीट करनी है तो प्लीज चैट में लिख दीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ। आगे चले, एक बार थम्स अप कर दीजिए वरना आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए। फोर्थ जो हमारी एजेंसी होती है उसमें हमने सारे सारे देखिए क्या क्या आ गया हमारा। स्कूल आ गया, कब सोसाइटी आ गई, मीडिया आ गया और कल्चर आ गया। इन सारे को हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रिलेटिवली कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए स्कूल हमारा फॉर्मल एजेंट होगा, यहाँ पे हम नॉलेज गेन करने आते हैं, राष्ट्रीय मूल्य सीखेंगे और डिसिप्लिन अनुशासन भी यही बनता है। वहीं जो कम्युनिटी या समुदाय होता है वहां पे हम कल्चर सीखते हैं, ट्रेडिशन सीखते हैं, धार्मिक मूल्य सीखते हैं। और इनफॉर्मल और फॉर्मल, यहां मैं दोनों लिख देता हूं, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल मानदंड दोनों सीखते हैं। सोसाइटी में जब आप निकलेंगे तो फॉर्मल वैल्यूज भी सीखेंगे, इनफॉर्मल वैल्यूज भी सीखेंगे। और नागरिक जिम्मेदारी जिसे हम आजकल कहते हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हम सोसाइटी में ही सीखते हैं कि एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कि देश को साफ रखना है, वोट करना है, टैक्स भरना है, ये सारी जिम्मेदारियां हम सोसाइटी में सीखते हैं। वहीं अगला देखें तो किसका रोल माना जाता है, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, अवेयरनेस मिलता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है डिजिटल सिटीजनशिप इज क्रिटिकल। आजकल नया शब्द चल रहा है डिजिटल सिटीजनशिप, जान ली जिसे कहा गया ऑनलाइन नागरिकता, कि आपको अपनी, या जिसे हमने कहा है संस्कृति, फेस्टिवल, त्योहार हम ये सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, और लास्ट लैंग्वेज और बिलीफ, ये भी हम सारा कहां से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। ये पीपीटी मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। चलिए थोड़ा सा और करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, साइड बाय साइड जब हमने सारे एजेंट्स का एक कंपैरिजन टेबल बना रखा है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्शरी कौन सा होता है, उसका एक टेबल बना रखा है। फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट होती है, टीचर मैंने बताया सेकेंडरी एजेंट होते हैं, दोस्त हमारे इनफॉर्मल एजेंट होते हैं कि वो अनौपचारिक चीजें हम दोस्तों से सीखते हैं। स्कूल या विद्यालय हमारा फॉर्मल, और इसके साथ साथ मैं लिख देता हूं सेकेंडरी एजेंट होते हैं। मीडिया हमारा आधुनिक और आज के हिसाब से क्या लिख देते हैं, टर्शरी एजेंट भी होते हैं। और यहाँ पे इन सब की लर्निंग क्या क्या होती है मैंने वो भी मेंशन कर रखा है। आपको नोट्स में आप डीएम कर दूंगा, जैसे भी होगा हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, आज ही पहुंचेंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बार एक रिवीजन टेबल फाइनली लास्ट बना लेते हैं। सबसे पहले एजेंट 1 देख लेते क्या होता है। यहाँ पे एजेंट 1 होता है हमारा फैमिली। एजेंट 2 की तरफ चलते हैं। एजेंट 2 क्या हो जाता है हमारा, स्कूल, या जिसमें हमने लिख देते हैं, चलिए स्कूल के अलावा भी थोड़ा और स्पेसिफिक लिख देते हैं, टीचर्स। फिर एजेंट 3 की तरफ हम चलते हैं। एजेंट 3 पे आ जाता है हमारे पीयर, दोस्त। एजेंट 4 अगर हम आज के टाइम में देखें, एजेंट 4 में आ जाएगा हमारा कम्युनिटी, समुदाय, इससे हम सबसे दूर। एजेंट 5 हम रख लेते हैं कल्चर को। कल्चर में सारी चीजें आ गई, ट्रेडिशन आ गए, लैंग्वेज आ गया, फूड आ गया। और एजेंट 6 आज के टाइम में हम जो मान के चल रहे हैं हो गया हमारा मीडिया। ये सारे एजेंट्स हमने डिस्कस करनी है कि कौन से एजेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है। तो अगर हम अब क्वेश्चंस की तरफ चले, अभी तक इन एजेंट्स में 6 एजेंट्स में आपको कोई डाउट तो नहीं, हम क्वेश्चंस की तरफ चले, हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड लर्न्स। सोशलाइजेशन के थ्रू, समाजीकरण के थ्रू बच्चा क्या क्या सीखता बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है, फैक्ट सीखना। ऑप्शन बी कहता है सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर सीखना। ऑप्शन सी कह रहे केवल शैक्षिक कौशल या ओनली एकेडमिक्स। या ऑप्शन डी कह रहे फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हम सोसाइटी से थोड़ी सीखेंगे, एकेडमिक भी नहीं सीखेंगे या मेमोराइज करना भी नहीं सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे, हम समाज की नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर सीखेंगे। बिल्कुल सही आंसर, जैसा आपने कहा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। अगला कहता है कि हमारा जो प्राइमरी एजेंट होता है, प्राथमिक एजेंट क्या है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट क्या है, बताइए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। स्कूल, अच्छा साथ देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा ऑप्शन बी, फैमिली हमारा प्राइमरी एजेंट होता है। साथ ही साथ अगर डिस्कस करें तो स्कूल हमारा कैसा एजेंट हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसा हो जाएगा स्कूल,
हो जाएगा सेकेंडरी। मीडिया कैसा हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मीडिया के बारे में बताइए, मीडिया कैसा हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मीडिया कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही, टर्शरी। बिल्कुल सही, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सीटेट, पीयर ग्रुप्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन बिकॉज, सीटेट के अनुसार कि जो हमारे समूह है या सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? कि वो कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं, वो डेवलप कंपटीशन एंड सोशल स्किल, प्रिवेंट इंटरैक्शन या डिस्करेज कम्युनिकेशन। बताइए, वह केवल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, सहयोग एवं सामाजिक कौशल का विकास कर रहे हैं, अंतःक्रिया को रोकते हैं और संचार को हतोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। कंपटीशन ठीक है, जरूरी है। ऑप्शन बी, कॉपरेशन और सोशल स्किल्स दोनों का डेवलपमेंट करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा कह रहे हैं स्कूल कंट्रीब्यूट टू सोशलाइजेशन बाय, स्कूल का सोशलाइजेशन में क्या योगदान है? सिर्फ एग्जाम कराना? जी नहीं। अगर होमवर्क देना? नहीं। टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक्स ओनली? नहीं। ऑप्शन बी। अपॉर्चुनिटी देना, इंटरैक्शन कराना और डेमोक्रेसी के बारे में सिखाना। एक फेमस, अगर मैं बताऊं, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट या थिंकर समझ लीजिए, फिलोसोफर समझ लीजिए, जिनका नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक भी कह सकते हैं, या अगर इंडिया के रेफरेंस में चलिए, इंडिया के रेफरेंस में जाता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर एक एजुकेटर भी थे, टीचर भी थे, और गुरुजी के टाइटल से उन्हें महात्मा गांधी ने संबोधित करा था। और उनका मानना ये था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे को आप सारी डेमोक्रेटिक, या जिसे कहते हैं ना, लोकतांत्रिक मूल्य सिखा सकते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलना भी चाहिए और बच्चा वहां से लोकतांत्रिक मूल्य सीखे भी। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका मानना था, इनका एम्फेसिस ये था, और ये यही प्रैक्टिस करते थे अपने। जो इनका स्कूल है, कई बार पूछा जाता है, इनके स्कूल का नाम बता दीजिए। चलिए, इनके स्कूल का नाम बता दीजिए। इनके स्कूल का नाम क्या था? अगर आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम, इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट करा था, क्या नाम रखा गया था इन्होंने अपने स्कूल का? इन्होंने स्कूल का नाम रखा था शांति निकेतन। अगर आसान शब्दों में, बिल्कुल बिल्कुल शायद आंसर करा गया। गुरुकुल तो नहीं मैम, इनके जो स्कूल का नाम था शांति निकेतन नाम था, जिसे कहते हैं एडोब ऑफ पीस, ऐसी जगह जहां शांति हो, इसलिए इन्होंने अपने इस जगह का, स्कूल का नाम था शांति निकेतन रखा गया था। और बाद में इन्हीं का स्कूल जाके एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी बन जाते। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन से फैक्टर है जिसका मैक्सिमम इंपैक्ट होगा यंग चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन की। ऑप्शन देख लेते हैं। यंग चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन पे, यंग, यहां पे याद रखिएगा, ऑप्शन ए भी, यंग चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन पे किसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा? यंग चिल्ड्रन पे। यंग चिल्ड्रन पे टेलीविजन का होगा शायद, न्यूज़पेपर का तो नहीं होगा, इंटरनेट का भी यंग बच्चे पे कोई नहीं। हमारे पे बचते ऑप्शन ए और बी, फैमिली, या फिर मुझे बताइए फैमिली या फिर टेलीविजन। फैमिली या टेलीविजन। तो देखिए, एक यंग बच्चा टेलीविजन से इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई जी, लेकिन मैक्सिमम जो इंपैक्ट रहेगा, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट रहेगा फैमिली एनवायरनमेंट का। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इंपैक्ट रहेगा वो रहेगा फैमिली एनवायरनमेंट का। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, सोशलाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सोशलाइजेशन को हम बेस्ट एक लाइन में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये मुझे कुछ लग रहा है। एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लिमिटेड टू चाइल्डहुड, सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिटेड है नहीं। बायोलॉजिकल, जैविक प्रक्रिया है या फिर अनुवांशिक प्रक्रिया है? ठीक, ना तो ये जैविक प्रक्रिया है, ना अनुवांशिक प्रक्रिया है, और ना ये सिर्फ चाइल्डहुड तक रहता। जीवन भर, जैसे मैंने बताया, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारा, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा, हिडन करिकुलम, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। गुप्त पाठ्यक्रम क्या होते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यही देख लेते हैं। हिडन करी गुप्त पाठ्यक्रम। अच्छा, सबसे पहले जो हमें जानना है, गुप्त पाठ्यक्रम या करिकुलम क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताइए, पाठ्यक्रम या करिकुलम से आप क्या समझते हैं? आज से पहले आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा करिकुलम या पाठ्यक्रम, इससे आप क्या समझते हैं? बस एक लाइन में बता दीजिए, एक वर्ड में अगर आप बताना चाहें, एक लाइन में बताना चाहे कोई चीज हो, तो आप पाठ्यक्रम या फिर करिकुलम से क्या समझते हैं? अगर मैं बताऊं
मेरे अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होता है, या जो डेफिनेशन, करिकुलम एक ऐसा, एक मान लेते हैं एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, इंक्लूसिव स्ट्रक्चर है। हाँ जी, मैं बताना चाहूँ, आप थोड़ा सही कह रहे हैं। अगर मैं बोलूँ एक पाठ्यक्रम में सारी चीजें होती है, क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी इसका हिस्सा है, क्या टेक्स्ट बुक यूज होनी चाहिए, वो भी इसका हिस्सा है, क्या टीचर को करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर के एक्शन, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें जिससे क्लासरूम में लर्निंग होगी, वो सारी चीजें जो क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर भी जो लर्निंग को सपोर्ट करेंगे, वो सारी चीजें किस में आ जाती है, पाठ्यक्रम में आ सकती है। जो भी चीजें अधिगम या क्लासरूम के बाहर भी और अंदर भी जो भी चीजें अधिगम से जुड़ी होती है, वो सारी चीजें करिकुलम या हिडन करिकुलम में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए हिडन करिकुलम क्या होता है। हिडन, एक तो करिकुलम वो हो गया एकेडमिक करिकुलम जो आप क्लासरूम में फॉलो कर रहे हैं, आपने बच्चे को टेबल सिखाने हैं, एकेडमिक करिकुलम वो होता है कि आपने बच्चे को क्या क्या चीजें 5वीं तक सिखानी है, क्या चीजें तीसरी तक क्या सिलेबस रहेगा, 4th में क्या सिलेबस रहेगा, 5th में क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीजें होती है हमारी एकेडमिक करिकुलम। वहीं आज के टाइम पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट करती है हिडन करिकुलम को। हिडन करिकुलम क्या करता है, हिडन करिकुलम हमें बताते हैं कुछ ऐसी चीजें अब जो किताबों पे तो नहीं लिख सकते, लेकिन बच्चे का सीखना और समझना बराबर से जरूरी है। जैसे आप बच्चे को नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के बारे में सिखाएंगे, क्या वो किताबों से सीखेगा या रियल लाइफ में उसका सीखना ज्यादा जरूरी है, बताइए, किताबों के थ्रू या फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। मैं जहां बता, रियल लाइफ, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू जरूरी है कि अब बच्चे का जो नेशनलिज्म है वो आप किताबों के थ्रू नहीं सिखा सकते। वहीं अच्छा, वहीं डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन हो गया, क्या वो बच्चे को एग्जांपल्स बुक के थ्रू सिखाएंगे या रियल लाइफ की अपने चरित्र या फिर अपने रोल मॉडल बन के सिखाएंगे, अब वो भी बिल्कुल जैसे कहा गया रियल लाइफ के थ्रू सिखाएंगे। तो ऐसी चीजें जो किताबों में या जो रेगुलर करिकुलम है उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन बच्चे का सीखना जरूरी है, तो आप उन चीजों को सिखाते हैं हिडन करिकुलम के थ्रू। हिडन करिकुलम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किताबों में चीजें नहीं लिखी गई लेकिन बच्चे को सिखाना जरूरी है, उन चीजों को हम सिखाते हैं हिडन करिकुलम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कहता है हिडन करिकुलम मेनली इन्फ्लुएंसेस, इनमें से हिडन करिकुलम का सबसे मुख्य प्रभाव किस पे होता है, मेमोरी पे होता है बच्चे की, मुझे तो नहीं लगता, लैंग्वेज पर नहीं होता, बुद्धि पर नहीं होता, किस पे, सोशलाइजेशन एंड वैल्यूज, समाजीकरण और मूल्य सिखाने के लिए, बिल्कुल समाजीकरण और मूल्य सिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हिडन करिकुलम का। देखिए समाजीकरण और ये मूल्य, ये मूल्य और ये रहा समाजीकरण, दोनों जैसे मैंने बताया समाजीकरण और मूल्य सिखाने के लिए ही जो टीचर को यूज करना है, ये किताबों के थ्रू बुक्स के थ्रू तो नहीं सिखा सकते हम, बुक्स के थ्रू तो कहां सिखा पाएंगे ये सारी चीजें, ये रियल लाइफ इंटरेक्शंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू सिखाएंगे, इसलिए इसे हम हिडन करिकुलम का पार्ट मानते हैं। चलिए इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं है, बताइए, ABCD, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप या ब्लड ग्रुप, इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वहीं अगर हम डिस्कस करें फैमिली कैसा हो जाएगा, दोबारा से प्राइमरी, स्कूल हो जाएगा हमारा सेकेंडरी, और पीयर ग्रुप भी हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। साथ साथ हम ये भी रिवाइज करके चलते आगे चलते हैं। रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया, टीचर का रोल क्या होता है सोशलाइजेशन में, टीचर का क्या भूमिका होती है, टीचर की क्या, एक शायद किसी का माइक खुला है, एक बार माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। टीचर की सोशलाइजेशन में क्या भूमिका होती है, पहला ए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, ऑप्शन ए को मान के चलते हैं, टीचर की बच्चे की ओपिनियन को, बच्चे की राय को दबाना नहीं दबाना, प्रोमोट रोट लर्निंग रटना नहीं, डिस्करेज इंटरैक्शन अंतः क्रिया को हतोत्साहित करना नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। टीचर का क्या रोल बनेगा, बच्चे को बराबर से डेमोक्रेटिक क्या देना, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन रखना क्लासरूम में, ये टीचर का मुख्य रोल माना जाएगा सोशलाइजेशन में। इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एक बार मैंने पहले भी बताया था, अगर हम साथ साथ देख रहे हैं तो मुझे जरा साथ साथ एक बार बता दीजिए, इक्विटी क्या होती है और इक्वालिटी क्या होती है, इक्विटी और इक्वालिटी क्या क्या होता है बताइए, इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। इक्विटी को अगर मैं समान आसान शब्दों में हिंदी में बताना चाहूँ, ये होती है समता और ये होती है समानता, समता और समानता। मैंने आपको एक बार पहले बताया था इसके बारे में, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, अगर हम एक रेस का एग्जांपल कर रहे हैं, रेस का एक हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि सब लोगों को एक रेस लगानी है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है या एक मान लेते हैं
सर्कुलर वीक हम मानते हैं एक स्ट्रेट लाइन में रेस है, एक स्ट्रेट लाइन में सबको रेस लगानी है और ये एंडिंग पॉइंट है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर लोग सेम है, बिल्कुल सेम कैटेगरी के लोग हैं, सबका हाइट भी सेम है, सबका वेट भी सेम है, तो क्या उनकी स्टार्टिंग लाइन सेम होगी नहीं होगी? कि अगर बिल्कुल लोग आइडेंटिकल लोग हैं, अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हाइट वेट फिजिक के लोग हैं, क्या उनकी जो स्टार्टिंग लाइन है सेम होगी नहीं होगी? यस या नो? एक रेस में होगी, बिल्कुल सही, सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम होगी। अगर हम वही सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो क्या सब लोग सेम है? क्या सब लोग सेम है? यस या नो? नहीं। सोसाइटी में बिल्कुल, सोसाइटी में जब सब लोग सेम नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सोसाइटी की दौड़ है, जो सोसाइटी में दौड़ लग रही है, उसमें वो सब सेम लाइन से भागे? तो इसीलिए क्या करा गया, हम पहले इक्वालिटी कहते हैं, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, समानता, ये कहता है कि जो सब लोग हैं वो सेम लाइन से भागेंगे और सबका एंड पॉइंट भी सेम होगा। लेकिन अगर हम सोसाइटी के टर्म्स में देखें तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सब लोग ना तो समान है और ना सब लोग समान दौड़ में भाग रहे हैं। तो इसीलिए हम सोसाइटी के रिस्पेक्ट में या सोसाइटी के रेफरेंस में जो हम कंसेप्ट प्रैक्टिस करते होते हैं, समता। समता होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, यानी सबको रेस में भागने की, चाहे किसकी कैसी दौड़ है, चाहे कोई कितना भाग सकता है, लेकिन सबको भागने का मौका बराबर दिया जाए। इसको हम इक्विटी कहते हैं। ठीक है, यही मैंने बताया कि ना तो हम सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बात करें, ना तो सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम है, ना सबकी एंड लाइन सेम है, जो एंड पॉइंट, ना सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ना सबका एंडिंग पॉइंट सेम है, ना सब सेम तरीके से भाग सकते हैं। तो इसीलिए जो समाज में हम कंसेप्ट प्रैक्टिस करेंगे या क्लासरूम में भी जो हम कंसेप्ट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्लासरूम सोसाइटी का ही तो एक दर्पण है, सोसाइटी का ही तो मिरर है क्लासरूम, तो हम वहां पे इक्विटी या समता का कंसेप्ट प्रैक्टिस करते हैं कि आप हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, हर बच्चे को इक्वल चांस दे। अब वो बच्चा उस चांस को कैसे यूटिलाइज करे उसके ऊपर है, उसके पोटेंशियल के ऊपर है, लेकिन हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। इसी को हम इक्विटी कहते हैं। इतना समझ आगे, एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आगे जो हम डिसेबिलिटी या फिर जो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम वाला, वहां पे ये इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोई इशू तो नहीं? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, विच इज कॉल्ड, विच क्वेश्चन है हमारा, विच सोशल इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड चाइल्ड फर्स्ट स्कूल? बच्चे का फर्स्ट स्कूल किसे कहा है? फर्स्ट स्कूल किसे कहा गया है? बताइए। ABCD, समुदाय को कहा गया है, परिवार को कहा गया है, खेल के मैदान को कहा गया है, पुस्तकालय को कहा गया है। बच्चे का फर्स्ट स्कूल किसे कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बच्चे का फर्स्ट स्कूल कहा गया है फैमिली को। वही साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टीचर किसे कहा गया? बच्चे के पहले शिक्षक किसे कहा गया? बताइए। बिल्कुल, ये किसे कहा गया? मदर को कहा गया, मदर को। बच्चे की जो मदर होती है वो उसके फर्स्ट टीचर होती है, और जो बच्चे का जो परिवार होता है वो उसका फर्स्ट स्कूल होता है। आगे चलते हैं। सोशलाइजेशन हेल्प्स अ चाइल्ड टू, सोशलाइजेशन या समाजीकरण बच्चे की क्या हेल्प करते हैं? लिव इफेक्टिवली इन सोसाइटी, जी हाँ करते हैं, तो समाज में। और हाइट बढ़ाने में मदद करेगा? नहीं। इंप्रूव आई साइट, आंखें? नहीं। IQ या जिसे कहते हैं बुद्धित्व, या जिसे हमने कहा था, क्या कहा था हमने, इंटेलेक्ट को, बुद्धिमत्ता, उसको विकास करने में मदद नहीं करेगा। ये क्या करेगा? बच्चे को समाज में अच्छे से रहने में, बच्चे को वेल एडजस्टेड मैनर में रहने में ये बच्चे की मदद करेगा। बिल्कुल ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स हेल्दी सोशलाइजेशन? इनमें से कौन सा कक्षा में स्वस्थ समाजीकरण को बढ़ावा देता है? कौन चीज? अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट, दंड देने से मुझे लगता है क्या समाजीकरण बढ़ेगा? यस या नो? यस या नो बताइए। यस या नो? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ग्रुप एक्टिव से बढ़ेगा। क्या पनिशमेंट देने से समाजीकरण बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या डर से, फियर ऑफ फेलियर से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एक्सेसिव कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से भी नहीं बढ़ेगा। ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू सोशलाइजेशन बढ़ेगा। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं ग्रुप एक्टिविटीज या फिर लर्निंग बाय डूइंग, चलिए वो तो चलो आगे पढ़ेंगे। लर्निंग बाय डूइंग अगर थोड़ा सा हम देखते हैं सोशलाइजेशन में, तो अभी नहीं होगा। इंक्लूसिव, देखिए क्वेश्चन आगे ना, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रमोट सोशलाइजेशन बाय, समावेशी कक्षा समाजीकरण को कैसे बढ़ावा देती है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम, क्या यहां पे हम बच्चे को अलग करेंगे? इंक्लूसिव क्लासरूम में हम बच्चे को अलग नहीं करते। इग्नोरिंग डिफरेंसेस, बल्कि हम, अच्छा मुझे एक बार बताइए कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है वहां पे हम भेदभाव, जो डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हैं या उन्हें रिजेक्ट करते हैं? मुझे एक बार बताइए कि जो वो होता है, नहीं बिल्कुल ठीक मैम, आपने कहा एक्सेप्ट करते हैं। हम वहां पे डिफरेंस, ऐसी क्लास जहां पे बच्चे के डिफरेंस को एक्सेप्ट करें, उसी को हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं।
बच्चे के डिफरेंस को एक्सेप्ट करना और उनको उसी के बेसिस पे इंस्ट्रक्शन देना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते, बिल्कुल सही आपने आंसर का ऑप्शन बी। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करे और पार्टिसिपेशन की भी रिस्पेक्ट करें कि जो क्लासरूम में विविधता है उसकी भी रिस्पेक्ट करें हम और सहभागिता को बढ़ावा दें। इसी क्लासरूम को हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। चलिए अगला 14 क्वेश्चन देते हैं। मीडिया इफेक्ट सोशलाइजेशन बाय। मीडिया सोशलाइजेशन कैसे करती है? कि सिर्फ एंटरटेनमेंट करके, रोल मॉडल देकर, कैसे? ए बी सी डी प्रोवाइडिंग। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, एक बार आंसर करने का ट्राई करें। ए चलिए चेक करते हैं। पहले ऑप्शन भी देखते हैं। कहते हैं कि कोई प्रभाव ही नहीं है जी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रभाव किसी चीज का हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया का। सिर्फ एंटरटेनमेंट देकर, बच्चों को सिर्फ एंटरटेनमेंट देकर नहीं, लर्निंग को रोककर। लर्निंग तो नहीं रुकती, लर्निंग को तो रुक नहीं सकती, बल्कि हर स्टेज पे लर्निंग बढ़ती है। तो बिल्कुल सही। रोल मॉडल देकर, जो आजकल क्या होते हैं इन्फ्लुएंसर, बच्चे उन्हें क्या मानने लगते हैं? अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं और इसी से उनसे क्या हो जाता है? सोशलाइजेशन होता है। आज के टाइम का, आधुनिक समय का सोशलाइजेशन का यही मेथड है कि कोई एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होगा, बच्चे उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसी के थ्रू क्या करते हैं? अपना सोशलाइजेशन या समाजीकरण करते हैं। ये नए जमाने का सोशलाइजेशन है। चलिए आगे चलते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन है, पॉजिटिव सोशलाइजेशन, कौन से तरीके से पॉजिटिव सोशलाइजेशन होगा? ऑप्शन देखते हैं। पॉजिटिव सोशलाइजेशन दिखने में, पॉजिटिव सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सी चीज से पॉजिटिव सोशलाइजेशन होगा? कंपेयर करने से, बार बार किसी को कंपेयर करेंगे, ऑप्शन बी कहते हैं कंपेयर करने से होगा? नहीं होगा। पनिशमेंट देने से, किसी को पनिशमेंट देने से नहीं होगा। क्लासरूम इंटरेक्शन को अवॉइड करने से थोड़ी इंटरेक्शन होगा, मतलब सोशलाइजेशन होगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा ही सोशलाइजेशन होगा और उतनी ज्यादा क्या होगी? लर्निंग होगी। हम तो आज की आइडियोलॉजी में, नए जमाने की फिलॉसफी में यही मान के चलते हैं, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा सोशलाइजेशन होगा और उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। बिल्कुल सही, आपने सही का ऑप्शन है। ठीक है। एक क्लासरूम में कॉपरेशन, सहभागिता बढ़ाकर अनहेल्दी कंपटीशन ना रहे जी। कंपटीशन कैसा होना चाहिए? हेल्दी या स्वस्थ कंपटीशन जरूर होना चाहिए। स्वस्थ कंपटीशन क्या होता है? अगर मैं बताना चाहूं, बताइए। स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन और अनहेल्दी कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है? मैं बताऊं? मैं देखें, अगर हम दो कंपटीशन देख रहे हैं, यही देख लेते हैं, साथ साथ ये भी देख लेते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन हो गया और एक हो जाता है हमारे पे अनहेल्दी कंपटीशन। दो टाइप का कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, एक हेल्दी कंपटीशन, एक अनहेल्दी कंपटीशन। देखिए, प्रतिस्पर्धा होनी जरूरी है। आप जितना अपने आसपास के लोग, अपने सामान्य लोगों से कंपटीशन करेंगे, ठीक है, एक ही डिमांड होता है कि जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं आप लोग इक्वल होना चाहिए। ठीक है। कंपटीशन जहां इक्वल लोगों में हो, जहां आप इक्वल लोगों से कंपटीशन करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो आपके पास और इक्वल चांसेस हो। जब कंपटीशन है ऐसा हो जब आप पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल चांसेस हो, ऐसे कंपटीशन को हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। वही आप अनइक्वल लोगों से, आपने एक ऐसे व्यक्ति से कंपटीशन कर लिया, या तो वो आपसे बहुत आगे था, ठीक है, वो आपसे लेवल में बहुत आगे था या बहुत पीछे था, ऐसे कंपटीशन को हम अनहेल्दी कंपटीशन कहेंगे। जब अनइक्वल लेवल पे, अनइक्वल स्टैंडर्ड्स में कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे कंपटीशन को अनहेल्दी कंपटीशन कहेंगे। दूसरा, देखिए, अगर आप कंपटीशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू चेक कर रहे हैं कि अपने आपकी चेक प्रोग्रेस, कि आपकी प्रोग्रेस कितनी बढ़ी। आप किसी से ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी प्रोग्रेस इतनी हुई, वो हेल्दी माना जाएगा। कि मेरी प्रोग्रेस मान लेते 10 पॉइंट हुई, सामने वाले की 20 पॉइंट हुई, चलो मेरे में कुछ कमी रह गई होगी, आपने उसे पॉजिटिव लिया और इस कंपैरिजन को आपने पॉजिटिवली लिया कि मैं और मेहनत करूंगा, मेरा भी ग्रोथ ऐसे बढ़ पाएगी। तो ऐसे कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन कहा गया। वहीं जब आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें नेगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, उससे आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसे आप नेगेटिव टर्म्स में ले रहे हैं कि मेरी सिर्फ 10 पॉइंट ग्रोथ हुई, सामने वाले की 20 पॉइंट ग्रोथ हुई, सामने वाले ने पक्का कुछ चीटिंग करी होगी। ठीक है, आप अपनी ग्रोथ पे, अपने आगे बढ़ने पे विश्वास नहीं कर रहे, अपने आगे बढ़ने पे आपका एम्फेसिस नहीं है, सामने वाला कैसे बढ़ गया इस पे एम्फेसिस है। तो ऐसे कंपटीशन को अनहेल्दी कंपटीशन कहा गया। आपको कोई इसमें डाउट तो नहीं? हेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन, एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए।
कोई कोई डाउट, कोई इशू तो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पीयर ग्रुप्स? इनमें से कौन सा पीयर ग्रुप्स या समूह सामाजिकरण में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है? बताइए। मेमोराइजेशन में कोई रोल होता है? नहीं। पनिशमेंट में नहीं। अलग आइसोलेशन में नहीं। बिल्कुल। सोशल कॉपरेशन, जितना सामाजिक सहयोग होगा, जितना सामाजिक सहयोग होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, सामाजिकरण। ठीक है। समूह सामाजिकरण में सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? मैंने बोला जितना मेमोराइजेशन या रटना तो मुझे लगता नहीं कि एक समूह में अगर आप हो तो हो पाएगा वही। और सोशल कॉपरेशन जितना होगा, सामाजिक सहयोग जितना होगा, मैंने बताया उतनी ही आपकी क्या होगी, लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर हम वो देखें, सीटेट अगस्त 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, अ चाइल्ड प्रमोट्स इफेक्टिव सोशलाइजेशन व्हेन शी सॉरी अ टीचर प्रमोट्स इफेक्टिव सोशलाइजेशन व्हेन शी। एक टीचर इफेक्टिव सोशलाइजेशन कैसे प्रमोट करती है? बताइए। ए बी सी डी। मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, पढ़िएगा, एक बार आंसर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फियर एज मोटिवेशन, डर भय का उपयोग करना तो नहीं सही माना जाएगा। प्रमोट्स अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, मैंने कहा कभी नहीं माना जाएगा। क्लासरूम में इंटरेक्शन अवॉइड करना नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लास में ग्रुप वर्क या ग्रुप एक्टिविटीज कराकर एक टीचर पॉजिटिव सोशलाइजेशन या सोशलाइजेशन को पॉजिटिव तरीके से, सामाजिकरण को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच, सो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा क्या सीखता है? बताइए। ए बिल्कुल, फिजिकली स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा, लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज ओनली लैंग्वेज नहीं सीखेगा, लैंग्वेज भी सीख सकता है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखेगा। ऑप्शन ए, लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, थोड़ा ऑप्शन आगे हो गए तो एक बार आगे देख लेते हैं। फैमिली, स्कूल या चिल्ड्रन? फैमिली, स्कूल और लिख लेते हैं। इनमें से कौन सा? ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ए हमारा फैमिली है, बी हमारा स्कूल है। नॉट पूछा है, नॉट एन एजेंट। इनमें से कौन सा एजेंट नहीं है? ऑप्शन डी, बिल्कुल। ब्लड ग्रुप एक एजेंट नहीं होगा, बिल्कुल सही। फैमिली होगा प्राइमरी, स्कूल होगा सेकेंडरी, पीयर ग्रुप होगा सेकेंडरी। ठीक है। सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, फिर से वही। सोशलाइजेशन क्या है? बताइए। सोशलाइजेशन क्या है? कैसी प्रक्रिया है सोशलाइजेशन? बिल्कुल सही, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। चाइल्डहुड तक लिमिटेड होती है? नहीं। बायोलॉजिकल होती है? नहीं। हेरिडिटी, अनुवांशिक नहीं होती है। सितंबर देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड चाइल्ड फर्स्ट स्कूल? मैंने दोबारा पूछा था अभी आपसे, बच्चे का प्रथम स्कूल किसे कहा गया? फैमिली को। और फर्स्ट टीचर भी बता दीजिए साथ साथ, फर्स्ट टीचर किसे कहा गया? मदर को। फर्स्ट टीचर होती है मदर, फर्स्ट स्कूल होता है फैमिली। ये ऐसे पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ये भी हमने करा था, ठीक है, ये भी हमने करा था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। A teacher notices that Ria never participate in group activities. Instead of forcing her, her teacher gradually includes her in pair work and cooperative learning. This approach mainly promotes. एक टीचर को ये लगता था रिया क्लासरूम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, तो एकदम से उसे एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में फोर्स करने से पहले टीचर ने क्या करा, उसे दो लोगों के साथ पेयर में वर्क कराया और फिर धीरे धीरे ग्रुप एक्टिविटीज कराई। तो टीचर किसको बढ़ावा दे रही है भाई? कॉपरेशन से हम समझते हैं ना किसको बढ़ावा दे रही है? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो है हमारा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चलिए, अ चाइल्ड यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज बिकॉज द सेम लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड एट होम। दिस बिहेवियर इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ। एक बच्चा अपशब्दों का उपयोग करता है क्योंकि उसके घर में भी वही भाषा का उपयोग होता है। यह किस प्रभाव को दर्शाता है? यहां पे किसका रोल ज्यादा है? अनुवांशिकता तो नहीं लग रहा,
फैमिली में हो रहा है, बच्चे ने फैमिली से सीखा होगा, ऑप्शन बी फैमिली है सोशल एजेंट। और यहां पे लिख दो कौन सा एजेंट होते हैं, प्राइमरी, फैमिली है प्राइमरी सोशल एजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा सारी अच्छी बुरी आदतें अपने परिवार की सीख रहे हैं। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, आगे चले, कोई इशू, कोई डाउट, कोई तकलीफ, एक बार थम्स अप कर दी ताकि हम अगला क्वेश्चन देख पाए, ताकि मैं देख पाऊं आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, एक बार थम्स अप कर दीजिए बस। ठीक है ठीक है, चलिए। इन अ क्लासरूम children from different religion celebrate each other's festival together. This the teacher is mainly promoting. एक अक्षर थी जिसमें विभिन्न रिलीजन, विभिन्न धर्मों के बच्चे अपने त्योहार एक साथ प्रमोट करते हैं। टीचर इससे क्या प्रमोट करना चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता नहीं, इंक्लूसिव सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही, इंक्लूसिव सोशलाइजेशन। अच्छा, कंपटीशन तो नहीं प्रमोट कर रहा, अलगाव भी नहीं प्रमोट कर रहा, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन का, बिल्कुल सही, इंक्लूसिव सोशलाइजेशन, समावेशी समाजीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Rahul starts using polite words after spending time with his classmate, even though such behavior is not practiced at home. This shows influence of. राहुल सहपाठियों के साथ समय बिताने के बाद विनम्र भाषा का प्रयोग करता है, जबकि उसके घर पे कल्चर नहीं है, तो फैमिली में तो कल्चर नहीं है, तो फैमिली हटा दिया, अनुवांशिकता भी हटा दीजिए, उसको कोई रोल नहीं, परिपक्वता हटा दीजिए, दोस्तों के साथ मिलकर सीखा, तो किसका इन्फ्लुएंस था, पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस था, दोस्तों का इन्फ्लुएंस था, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अ टीचर्स अलाउड चिल्ड्रन टू डिस्कस रूल्स एंड वोट बिफोर इंप्लीमेंटिंग देम। एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पूरा जो रूल्स है उन्हें डिस्कस करने का और उन पे वोट करने का मौका दे रही है। तो टीचर इसके थ्रू क्या सिखाना चाहती है, टीचर एक क्लासरूम में बच्चे को सारे रूल्स डिस्कस भी करने का और उन रूल्स को वोट करने का मौका देना चाहती है। टीचर इसके थ्रू क्या सिखाना चाहती है, बिल्कुल सही, डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन, लोकतांत्रिक समाजीकरण सिखाना चाहती है। बिल्कुल सही ऑप्शन का आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। भय तो नहीं सिखाएगी, ब्लाइंड ओबीडियंस, अंधा आज्ञापन होता तो वोटिंग थोड़ी होती, वोटिंग के अगेंस्ट होता, रोट मेमोराइजेशन नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अ चाइल्ड वॉचेस एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स इन कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, दिस बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। एक बच्चा शैक्षिक कार्यक्रम देखने के बाद दूसरे की मदद करता है और स्वच्छता रखने लगता है, या हमें किसका इंपैक्ट दिखा रहे हैं, किसका इंपैक्ट दिखा रहे हैं, उसने टीवी पे एक प्रोग्राम देखा, टीवी हमारा कीवर्ड है यहां पर, वॉचेस एजुकेशनल प्रोग्राम, देखा है प्रोग्राम कहीं, तो बुद्धि नहीं होगी, मैच्योरेशन नहीं होगी, हेरिटेज होगी, बिल्कुल सही। मास मीडिया, जनसंचार माध्यम, मास मीडिया के थ्रू बच्चे ने ये सब सीखा और फिर वो काम कर पा रहे। ठीक है, आगे करें, आगे अगले टॉपिक पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू बिहेव इन क्लासरूम, अदर चिल्ड्रन हेल्प टू लर्न क्लासरूम रूटीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। नया प्रवेश लेने वाला बच्चा कक्षा में नियम नहीं जानता, अन्य बच्चे कक्षा की दिनचर्या और रूल्स उसे सिखाते हैं, या हमें किसके बारे में बताते हैं। एक नया बच्चा नहीं जानता, उसने किससे सीखा, अपने सहपाठियों से सीखा, किससे सीखा, सीधा सीधा पीयर से सीखा। हम देख लेते हैं, देखिए कहां लिखा पीयर, ये लिखा पीयर, हमारा ऑप्शन ए। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में अगर आप कीवर्ड सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बिना ऑप्शन दे, मतलब सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस कीवर्ड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। A teacher intentionally form mixed ability group so that children learn through cooperation and respect to others. The teacher is promoting. एक शिक्षक जानबूझकर मिश्रित क्षमता वाला एक समूह बनाता है, तो इसके थ्रू टीचर क्या प्रमोट करना चाहते हैं, मिश्रित क्षमता। तो देखिए पृथक्करण, सेग्रीगेशन थोड़ी कर रहे हैं, सेग्रीगेशन होता सब बच्चों को अलग अलग कर देता, उसने क्या करा, सब बच्चों को एक साथ करा, जो कि किसका एग्जाम्पल है, सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल। Parents always solve every problem of their children and never allow independent decision making. The child later struggle to adjust with the classmates. This indicates माता पिता बच्चे की हर समस्या एवं स्वयं पर हल कर देते हैं और उसे निर्णय लेने का अवसर नहीं देते, तो बच्चे और बाद में बच्चे सहपाठियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। ये क्या दर्शाता है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इससे इंटेलिजेंस, बच्चे की बुद्धि के बारे में पता चल रहा है? नहीं। हेरिडिटी के बारे में कुछ पता चल रहा है? नहीं। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कोई डिले हुई? नहीं। हमें पता चला ओवर प्रोटेक्शन सोशलाइजेशन को कम कर देते हैं, अत्यधिक संरक्षण बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। या हमें रियल लाइफ में कई बार आपने देखा भी होगा कि बच्चा जितने ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, जितने ज्यादा संरक्षित एनवायरनमेंट में रहता है, उतना ही उसका सोशलाइजेशन डिले होता जाता है। तो और इसी से क्या होगा, इससे क्या होगा, जितना ज्यादा सोशलाइजेशन डिले होगा, क्या लर्निंग इंपैक्ट होगी? यस या नो बताइए। लर्निंग पे इंपैक्ट पड़ेगा? यस या नो?
बच्चे का अगर सोशलाइजेशन कम होगा तो उसके लर्निंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, यस या नो? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। उसकी बच्चे की लर्निंग भी इंपैक्ट करके कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ क्लास प्रोजेक्ट children distribute responsibility among themselves without the teacher's instruction. This behavior reflects, एक परियोजन के कार्य के दौरान बच्चे बिना शिक्षक के निर्देश के आपस में जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है अच्छा बच्चों ने रटकर कुछ काम करे, बच्चों ने ट्रायल एंड प्रयत्न और भूल करे, कंडीशनिंग करिए नहीं, बच्चों ने क्या करे? इफेक्टिव सोशलाइजेशन करे। बच्चों ने जो समाजीकरण था उसे भली भांति उपयोग करा और उन्होंने खुद से जिम्मेदारी आपस में बातचीत कर आपस में सहयोग कर अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। ये हमें दिखाता है कैसा प्रभावी समाजीकरण हुआ। चलिए थोड़े केस स्टडी और एडवांस केस स्टडी की तरफ चलते हैं। A children notice that child from a tribal community remains silent in class discussion. Instead of treating it as weakness, she encourages the child to share experience from his own culture. This reflects, एक शिक्षक देखता है कि जनजातीय समुदाय से आया एक बच्चा कक्षा में कम बोलता है, वह उसको कमजोरी मानने की बजाय बच्चे को अपनी संस्कृति का अनुभव समझाने या साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किसको दिखाता है? अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे टीचर ने, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या यहाँ टीचर ने अच्छा करा बुरा करा? ये टीचर के गुड एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, बैड को रिफ्लेक्ट करता है? गुड, बिल्कुल सही। ये टीचर के गुड एक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। टीचर ने उसको लेबल नहीं करा, ठीक है, पृथक्करण सेग्रीगेशन नहीं करा, उसको क्या करा? इंक्लूड करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे उसने टीचर ने किसको सपोर्ट करा? इंक्लूसिविटी को, समावेशी शिक्षण को बढ़ाने की कोशिश करी है। तो उसने क्या करा? इंक्लूसिव सोशलाइजेशन, समावेशी समाजीकरण, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दंड नहीं दिया, थ्रू फोर्स बलपूर्वक समायोजन करने की कोशिश करी। क्या टीचर ने बलपूर्वक समायोजन करने की कोशिश करी? मुझे बताइए, बल का इस्तेमाल करा या टीचर ने क्या करा? टीचर ने उसी की जो नहीं करा, उसी की जो मान लेते पॉजिटिव पॉइंट था कि वो जो अपने साथ डाइवर्स कल्चर लेकर आ रहा था उसी को यूज करा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए। A child was reluctant to play with the classmate gradually start participating after observing others enjoying the game. This behavior is best explained. एक बच्चा जो पहले सहपाठियों के साथ खेलने में हिचकिचाता था, दूसरों को खेलता देखकर स्वयं भी भाग लेने लगता है। यह किसका उदाहरण है? उसने क्या करा? क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं हुई, मैच्योरेशन नहीं, पनिशमेंट नहीं, क्या करा? सोशल लर्निंग थ्रू सोशलाइजेशन, सोशल लर्निंग ड्यूरिंग सोशलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। चलिए आगे चले क्योंकि थोड़ी देर में 50 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके, पता भी नहीं चला। ड्यूरिंग लंच ब्रेक चिल्ड्रन नेचुरली फॉर्म ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट रादर देन एकेडमिक प्रेफरेंसेस। दिस इंडिकेट्स, दोपहर के भोजन के समय बच्चे अंक नहीं बल्कि समान रुचियों के आधार पर समूह बना लेते। क्या दिखाता है हमें कि बच्चों ने मार्क्स नहीं देखे, उन्होंने देखा हमारा कॉमन इंटरेस्ट क्या है। तो बच्चे किसके बेस पे इंटरेक्शन कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, बुद्धि मित्रता का, ये तो अपोजिट कर रहा है, बुद्धि मित्रता का निर्माण थोड़ी करती है, या बुद्धि मित्रता थोड़ी निर्धारित करती है, या अनुवांशिकता भी नहीं करती, या तो टीचर भी नहीं करता। ऑप्शन ए, पीयर इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस सोशलाइजेशन, यानी स्वयंवश अंतः क्रिया समाजीकरण को प्रभावित करता है। कि बच्चे का जो औरों के साथ इंटरेक्शन था, जो बच्चे ने औरों के साथ खुद से इंटरेक्ट करा था, उसने उसके थ्रू क्या करा? बच्चे ने अपनी इंटरेक्शन के थ्रू ही क्या करा? सोशलाइजेशन करा। 49 क्वेश्चन देखें। अ टीचर डिस्कसेस चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ क्लासमेट्स लैंग्वेज और एक्सेंट एंड एनकरेजेस रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। एक शिक्षक बच्चों को किसी सहपाठी की भाषा या उच्चारण का मजाक उड़ाने से रोकता है तथा सम्मानजनक संवाद को बढ़ावा देता है। तो इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है बताइए? उन्होंने क्या करा? रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया, ठीक है, आपसी रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया, इक्वालिटी समानता को बढ़ावा दिया, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कम करने के लिए कह रहे टीचर, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या सिखाना चाहते हैं? यहाँ पे कंपटीशन प्रतिस्पर्धा को नहीं, भय को नहीं, निर्भरता भी नहीं, यहाँ पे लोकतांत्रिक, कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करे, उनको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करे, जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें उसी फॉर्म में जोड़े, ये सिखाने की कोशिश करें। 58 क्वेश्चन देखें, 50वां क्वेश्चन। अ चाइल्ड स्टार्ट सेइंग प्लीज थैंक यू आफ्टर जॉइनिंग स्कूल ऑल्दो दीज एक्सप्रेशन आर रियरली यूज्ड एट होम। एक बच्चे ने स्कूल में जाकर थैंक यू और प्लीज बोलना सीखा, तो हमें क्या दिखाता है?
हमें क्या दिखाता है इसके बारे में? उसका समाजीकरण कहां हो रहा है? ऑप्शन, उसका समाजीकरण कहां हो रहा है? यहाँ पे समाजीकरण कौन एजेंट कर रहा है? कौन से एजेंट समाजीकरण कर रहे हैं? स्कूल कर रहे हैं। ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, फिर मेरे को आपको एक थ्योरी समझानी है, ठीक है। अ चाइल्ड इन क्लास वॉलंटरली हेल्प्स अ विजुअली इंपेयर्ड क्लासमेट ड्यूरिंग एक्टिविटीज विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। एक बच्चा कक्षा में बिना शिक्षक के कहे दृष्टिबद्ध सहपाठी की गतिविधियों में सहयोग करता है। यह किसका उदाहरण है? उस बच्चे ने कैसा कैसा उदाहरण शो करा? पॉजिटिव सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही। कॉम्पिटिटिव लर्निंग नहीं, इंडिविजुअल लर्निंग नहीं, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं, उसने क्या करा? कुछ ही जो पॉजिटिव सोशलाइजेशन था उसका यूज करा। चलिए, a teacher assigns leadership roles to different children every week so that everyone gets an opportunity. This practice shows that एक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह अलग अलग बच्चों को नेतृत्व की जिम्मेदारी देता है ताकि सबको बराबर अवसर मिले। ये किसका क्या दिखाता है हमें? मेमोराइजेशन को नहीं दिखाता, पनिशमेंट को नहीं दिखाता, तुलना को नहीं दिखाता, हमें सोशल कंपैरिजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशलाइजेशन को। कि टीचर ने, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे टीचर ने इक्वालिटी यूज करी या इक्विटी यूज करी? समता का कंसेप्ट यूज करा या समानता का कंसेप्ट यूज करा? मुझे इतना बताइए। अगर आप मुझे बताना चाहें तो यहाँ पे समता यूज हुई है, इक्वालिटी के कंसेप्ट पे काम करे टीचर ने, इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी। देखिए यहां पे टीचर ने बोथ कंसेप्ट को यूज करा है। उसने सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी भी दी और टीचर सबको बराबर मान के भी चल रही है कि हर कोई बच्चा बराबर जिम्मेदारी लेने के काबिल भी है, ठीक है। टीचर ने यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे इक्विटी भी यूज करी है और इक्वालिटी भी यूज करी है। टीचर ने सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी भी दी और उसके साथ साथ टीचर ने सबको जिम्मेदारी लेने के बराबर काबिल भी समझा। तो यहाँ पे इस केस में दोनों चीजें यूज होंगी, यहाँ पे इक्विटी भी यूज हुई है, इक्वालिटी भी यूज हुई है। Parents always compare child with neighbor's children. As a result, the child becomes withdrawn and avoid interacting with the peers. This situation suggests माता पिता हमेशा अपने बच्चे की तुलना पड़ोस के बच्चे से करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है और साथियों से दूरी बनाने लगता है। यह किसे दर्शाता है? कैसे टाइप का सोशलाइजेशन हो रहा है? कैसे टाइप का सोशलाइजेशन हो रहा है? नेगेटिव, नकारात्मक सोशलाइजेशन हो रहा है। वहीं अच्छा, वहीं अगर पेरेंट्स उसका पॉजिटिवली कंपेयर करते कि पेरेंट्स बोलते अच्छा कि उस बच्चे से सीखो, उस बच्चे ने जैसे करा, अगर उसका पॉजिटिव कंपैरिजन करते या बच्चे को हेल्दी कंपटीशन के लिए कहते, हेल्दी कंपटीशन के लिए कहते, तो किस टाइप का सोशलाइजेशन माना जाता? अगर पेरेंट्स हेल्दी कंपटीशन के लिए बोलते तो किस टाइप का? पॉजिटिव हो जाता। तब वहां पे कैसा सोशलाइजेशन हो जाता? पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो जाता। अगर पेरेंट्स वही हेल्दी कंपटीशन सपोर्ट करते उस बच्चे के पेरेंट्स, तो यहाँ पे कैसा सोशलाइजेशन हो जाता? पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो जाता। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे। Children from different socio-economic background work together on a science project and appreciate each other's idea. The teacher is encouraging. भिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे विज्ञान परियोजना पर साथ साथ काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों को समर्थन करते हैं और सम्मान करते हैं। ये किसको बढ़ावा दे रहा है? एक दूसरे के विचारों को समर्थन सम्मान कर रहे हैं। कैसा क्लासरूम हो गया? इंक्लूसिव क्लासरूम हो गया। पृथक्करण नहीं हुआ, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाई, व्यक्तिवाद नहीं बढ़ाई। लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। अ स्टूडेंट इमिटेट्स द रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑफ फेवरेट टीचर व्हाइल इंटरैक्टिंग विद द क्लासमेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक विद्यार्थी अपने प्रिय शिक्षक की सम्मानपूर्ण व्यवहारों की नकल अपने सहपाठियों के साथ करता है। यह किसका उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है? ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका उदाहरण है ए। सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है? मॉडलिंग के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे टीचर क्या बन गया? यहाँ पे टीचर ने किसकी भूमिका निभाई? किसकी भूमिका निभाई? बिल्कुल सही, रोल मॉडल की भूमिका निभाई। यहाँ पे टीचर क्या बन गया? रोल मॉडल बन गया। बिल्कुल ठीक। चलिए, अभी तक ये हमारे हम कहते हैं समता, और एक वर्ड हो गई समानता। समान कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी कहते हैं, देखिए इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो हमें कहता है कि सब लोग बराबर है समाज में, सब लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, और किसके बारे में बताते हैं? सेम ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं कि सबको सेम
समान रूप से ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर हम सोसाइटी को देखें तो आप मुझे बताइए, क्या सब लोग समान हैं? क्या सब लोग बराबर हैं? पहली जो कंसेप्ट है, पहली जो लाइन कहती है क्या सब लोग समान है, क्या सब लोग बराबर हैं? जी नहीं, कोई भी समान नहीं है समाज में। समाज में अलग अलग टाइप की हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। कई बार जेंडर के बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर अलग अलग टाइप की हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इसी बेस पे तो हम सब लोगों को सेम ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते। अगर जब सब लोग इक्वली नहीं है तो हम उन्हें सेम तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो वही कंसेप्ट आ जाता है इक्विटी का। हम क्या करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। ये कहता है कि भाई चलिए हमने मान लिया कि समाज में लोग समान नहीं है, ठीक है, लेकिन एज अ लीडर या एज अ टीचर, क्लासरूम में एज अ टीचर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मान लेते कोई समान नहीं है, सब लोगों में कुछ हमें भेदभाव या कुछ इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। हम सबको क्या करेंगे, हम सबको समान भागने का मौका जरूर देंगे। एज अ टीचर या एज अ लीडर आपकी जिम्मेदारी बनती है, एज अ गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं कि हम सब लोगों को, चाहे सब लोग इक्वल नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। अब वो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करे, या वो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर पा रहे, कितना यूज कर पा रहे, वो उसके इंडिविजुअल पोटेंशियल पे निर्भर करेगा। ठीक है, वो इंसान का इंडिविजुअल पोटेंशियल पे निर्भर करेगा। लेकिन एज अ टीचर, एज अ लीडर आपकी जिम्मेदारी बनती है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये कहते हैं इक्विटी। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मतलब समता। तो देखिए, इक्वालिटी तो हम आपस में एक कंसेप्ट हो गया कि एक सोसाइटी के लोग आपस में इक्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास में लीडर है या आप क्लास में टीचर है, तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे इक्विटी का, कि आप सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी दें। एज ए लीडर या एज ए, मैंने बताया ना, टीचर, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दें। ये कंसेप्ट हमें समझाते हैं इक्विटी के बारे में या समता के बारे में। अभी तक कोई आपको डाउट इसमें, आप क्लियर हो गया आपका डाउट मैम, या मैं एक बार फिर बताऊं? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, लास्ट, आज का जो लास्ट टॉपिक हम करेंगे, लास्ट जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा, एक बार मैं लिख देता हूं, जिनकी थ्योरी थी एल्बर्ट बंडूरा। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एल्बर्ट बंडूरा। इनका जो मेन काम था वो था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंडूरा नाम था इनका, और इनका काम था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे। इनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इनका एक एक्सपेरिमेंट था, काफी कॉमनली बोला जाता है, जिसका नाम था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट, अच्छा, बोबोडॉल में आपको बता दूं क्या होता है। आपने वो डॉल देखी होगी, एक बड़ी सी ऐसी डॉल होती है, ऐसे स्ट्रक्चर की डॉल होती है, और इसको आप कितना मार लो, ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है, क्योंकि इसके नीचे वेट होता है, इसके नीचे वेट होता है ना। इस डॉल को आप कितना मार लो, ये अपनी जगह पे वापस आ जाती है। इस डॉल को, इसको बोलते हैं बोबो डॉल। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या करा, दो सेट ऑफ बच्चे लिए, ठीक है, दो सेट ऑफ बच्चे लिए। एक टाइप के बच्चों को पीसफुल वीडियोस दिखाई, ठीक है, पीसफुल कंटेंट दिखाया एक बच्चों को, और एक टाइप के बच्चे थे, उन्हें वायलेंट कंटेंट दिखाया, वायलेंट कंटेंट, थोड़ी मारपीट हो रही है, वायलेंट वीडियोस दिखाई। फिर इन बच्चों को कुछ टाइम बाद ये बोबो डॉल के पास छोड़ दिया, कि बोबो, मतलब बहुत सारे खिलौने थे वहां पे, उन बच्चों को, मतलब उस खिलौने में मेन एक बोबो डॉल थी, इसके साथ छोड़ा। तो उन्होंने देखा, जिन बच्चों को हमने पीसफुल वीडियोस दिखाई, वो बच्चे उस डॉल के साथ पीसफुली ट्रीट कर रहे थे, ठीक है, उस बॉल के साथ खेल रहे थे नॉर्मली। लेकिन जिन बच्चों को हमने वायलेंट वीडियोस दिखाई, ऐसी वीडियोस दिखाई जिनमें मारधाड़ ज्यादा हो रही थी, मारकाट ज्यादा हो रही थी, उन बच्चों ने इस डॉल के साथ भी वायलेंटली काम खेले, उस डॉल के साथ भी उन्होंने उतना वायलेंटली खेला, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, कि बच्चे देख कर सीखते हैं। आप उन्हें जैसा दिखाएंगे बच्चे वैसा सीख जाएंगे। एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी थी, जिन पे उन्होंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बताया, और उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या करा, दो सेट्स ऑफ बच्चे लिए, और उन्होंने एक सेट ऑफ बच्चों को क्या करा, पीसफुल वीडियो दिखाई, और एक सेट ऑफ बच्चों को वायलेंट वीडियो दिखाई। फिर जब उन बच्चों को उस डॉल के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो जिन बच्चों ने पीसफुल वीडियो देखी, तो उन बच्चों ने डॉल के साथ भी पीसफुली खेला, और जिन बच्चों ने वायलेंट वीडियो देखी, तो उन बच्चों ने उस डॉल के साथ भी वायलेंटली खेला, कि उस डॉल को मारा, ये सब करा, उसके साथ भी उन्होंने वायलेंटली एक्ट करा। तो ये थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। और आज
आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास ये थी हमारी क्लास सोशलाइजेशन से। इसमें हमने प्रैक्टिस करे पीवाईक्यू क्वेश्चंस और कंसेप्ट। ऐसी क्लास के लिए जुड़े रहे हमारे पेज मिशन सीटेट क्लासेस से। और याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर तो सीटेट नहीं है। 10 मिनट नहीं, काफी कुछ हो गया। अब धीरे धीरे कंटेंट हो रहा है कम, लेकिन अभी बचे काफी कुछ बचा है। अभी वो टॉपिक बचा है कंडीशनिंग वाला। रिकॉर्डिंग तो रुकी नहीं।